हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूपीपीसीएस प्री का सी सेट जो प्रीवियस ईयर पेपर है, सी सेट का सॉल्यूशन चल रहा था। उसमें हमने 2021 का पेपर अभी तक कंप्लीट किए हैं। 2 वीडियो इस पे बनाए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज हम देखेंगे 2020 का पेपर, ठीक है। और इसका भी 2 ही वीडियो बनेगा, क्योंकि अगर एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा और वो देखने में ठीक भी नहीं लगेगा, है ना। तो एक तरफ से ही चलेगा, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ही करेंगे। तो शुरू करेंगे ये और पेपर। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो ये ज़रूर पक्का है कि आप सीसेट का पेपर हल करने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, है ना। तो फिलहाल शुरू करेंगे हम आज का पेपर और पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करेंगे। और 1 मिनट, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। बाइलिंगुअल होगा, तो इसलिए वीडियो देखना और भी महत्वपूर्ण है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम वाले इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखो भाई, क्या है ना कि यथा प्लस शक्ति दिया गया है। एक बात याद रखना, जिस समास का पूर्व पद या प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति जो है ना, शक्ति के अनुसार की बात हो रही है। तो यथाशक्ति, जाहिर सी बात है, ये एक अव्ययी भाव है, ठीक है। यथा प्लस शक्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। काम के लिए जो शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, स्वभाव, कामना है ना। कामना, इच्छा, काम मतलब इच्छा भी होती है, कार्य, ठीक है। तो ये सब हैं, जैसे कार्य है, अनुराग है, कामना है, इच्छा है, ठीक है। तो ये सारे हैं, क्या हैं, काम के ही अनेकार्थी शब्द हैं। लेकिन जो स्वभाव है ना, ये गुण का समानार्थी है, ठीक है। देखिए, जो हम 2021 का पेपर देखे थे उसमें जिजीविषा का अर्थ पूछा गया था, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, वहाँ से आपको बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा। तो इसमें जिजीविषा का जो अर्थ है, क्या है, जीतने की इच्छा या परोपकार, युद्ध की इच्छा या फिर जीने की इच्छा। देखिए क्या है, जो युद्ध वाली इच्छा होती है ना, उसको बोलते हैं युयुत्स, और जीतने की इच्छा को क्या बोलेंगे, ये आपके लिए प्रश्न होगा। फिलहाल यहाँ पे जो जिजीविषा है ना, वो जीने की इच्छा होती है। एक होता है जिज्ञासु, है ना, वो जानने की इच्छा वाला होता है ना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीने की इच्छा। और जीतने की जो इच्छा है ना, उसका मतलब है जिगीषा। जिगीषा याद रखना, जीने की इच्छा जिजीविषा है, युद्ध की इच्छा को युयुत्स बोलते हैं, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीने की इच्छा। अगला प्रश्न है, समवाय शब्द का अर्थ है। समवाय, तो समवाय का अर्थ क्या है भाई। समवाय का अर्थ होता है समूह, ठीक है। जबकि समवाय लोग ये भी कहते होंगे समान अवसर, सुअवसर की बात करते होंगे, लेकिन अच्छा समय होता है सुअवसर। समवयस्क भी दिया गया है, उसका मतलब होता है समान आयु वाला। समान वायु क्या है भाई, समान वायु का मतलब है वायु का एक प्रकार है जिसका कार्य शरीर में रस पहुंचाना होता है। समान वायु है वो, ठीक है, मतलब नाभि, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा समूह, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है।
अब इसका अगर देखें कि पहला है कि वह का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। दूसरा है हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय है। अगला है संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। यह के साथ अगला है यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई कि संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। मतलब वक्ता व्याख्या करें तो वक्ता श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें बोलते पुरुषवाची सर्वनाम। मैं, हम, तुम, आप, यह, वह। संबंध कारक में ना मैं का सही रूप होता है मुझको, मेरे को नहीं होता, मुझको होता है, याद रखना इसको। ठीक है, तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी वर्णों में अयोगवाह कौन सा है? अयोगवाह, अयोगवाह मतलब क्या है भाई कि ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हों और ना ही व्यंजन हो, मतलब अंक आह। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है क्योंकि ये बिना किसी के योग किए ही अर्थ वहन कर देते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है। ठीक है, ओ औ के बाद अंक आता है और क के बाद पहले आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंक आहा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य नहीं है भाई। मूर्धन्य क्या है? कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसी को बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। इसमें ट, देखिए जीभ ऊपर भाग रही, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ऐसा ना। लेकिन इसमें जो जा है ना, जा कैसा च, छ, जा, झ, तालब क्या बोलते हैं, है ना। तो जो जा है ना ये चा वर्ण का है और यही ता वर्ण में भी होगा, तो इसमें जा जो है ये गलत होगा, ये मूर्धन्य नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अलगाव की स्थिति। ठीक है, मतलब बहुत वर्षों में से अमीर चंद का परिवार मिलजुल कर रह रहा था, लेकिन अब उनके परिवार में 8 कनौजिया 9 चूल्हे की स्थिति बनी हुई है। ऐसा एक वाक्य प्रयोग भी आप कर सकते हैं मेंस में जाके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलगाव की स्थिति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये पैराग्राफ से संबंधित है। इसमें धर्म पढ़ लेते हैं। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म ना तो पुस्तकों में है ना धार्मिक सिद्धांतों में है, वह केवल कहाँ है? अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिक में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह भी है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है, उनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। और जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है, और जीवन का स्तर जहाँ हीन है इंद्रियों का आनंद वहीं पर अत्यंत प्रखर हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम प्रश्न देख लेते हैं भाई। प्रश्न है कि धर्म जो है मनुष्य में किसका विकास करता है? घमंड का, प्रकृति का, व्यक्तित्व का, देवत्व का? भैया देखिए अभी पैराग्राफ में भी पढ़ा हमने, तो धर्म जो है मनुष्य में देवत्व का विकास करता है। धर्म कहाँ निवास करता है? तो समाज में करता है, राष्ट्र में करता है। देखिए अनुभूति का नाम आया था अभी ना, तो अनुभूति में धर्म जो है अनुभूति में निवास करता है। ठीक है, इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? भाई हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी ना, जहाँ जीवन का स्तर उच्च नहीं होता है वहीं पर इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियों का आनंद प्रखर हो जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? ये भी आपको पैराग्राफ में इसका भी उत्तर मिल जाएगा। तो पूर्णता, ज्ञान और आनंद, ये तीनों जब होंगे तो जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए इन्हीं तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश
का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इसका शीर्षक क्या हो सकता है भाई? इसका जो शीर्षक है ना वो है कर्म का स्वरूप, सुख का स्वरूप, आपसी सद्भाव का स्वरूप या धर्म का स्वरूप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म का स्वरूप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। परिताप शब्द का अर्थ क्या है? परिताप शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है संताप। ठीक है, जलन वलन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? एक बात और याद रखना, ये जो इसके और विकल्प है ना, ज्वाला, प्रमाण, जलन। तो जलन जो है ना जलने की अवस्था होती है, ज्वाला है आग की लपटें हैं, प्रमाण क्या होता है? सबूत या साक्षी होता है, ध्यान रखना इसका। अच्छा, कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है अगर पूछा जाए तो इसमें कभी ना कभी में यौगिक क्रिया विशेषण है। क्या है कि जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द की सहायता से बनते हैं वो होते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। दो समान या अलग क्रिया विशेषणों में ना लगा कर भी यौगिक क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे कभी ना कभी, कुछ न कुछ, ये सब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यौगिक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से में विवृत स्वर है, विवृत स्वर है, तो विवृत स्वर कौन सा है भाई? इसमें देख लेते हैं। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है उसे ही बोलते हैं विवृत स्वर, जैसे बड़ा आ। लेकिन इसमें जो है ना ई, ए, उ, ओ है ना, तो इसमें पूरा मुख तो खुल नहीं रहा है। थोड़ा सा देख लेते फिर भी कि जिन स्वरों के उच्चारणों में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें बोलते हैं संवृत्त स्वर। ई, बड़ी और बड़ा ऊ। तो बड़ी ई और बड़ा ऊ क्या है? संवृत्त स्वर हैं, याद रखना। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्धविवृत स्वर बोलते हैं, जैसे ओ, छोटा, ए, ओ, ओ। तो ए, ओ ये क्या है? अर्धविवृत स्वर हैं। तो इसमें भी ये देखिए क्या है ना, ये उत्तर थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, तो इसमें अगर बड़ा आ होता, बड़ा आ दिया गया होता आम वाला, तो ये विवृत स्वर हो जाता। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना, आ, बड़ा आ को, ठीक है, ये विवृत स्वर है। ए और ओ क्या है? ये आपके अर्धविवृत स्वर हैं, और बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है आपके संवृत्त स्वर हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? विरामादि चिन्ह की दृष्टि से जो शुद्ध है वो कौन सा है? तो इसमें पहला है कि क्रोध, कॉमा, चाहे जैसा भी हो, पूर्ण विराम है, मनुष्य को दुर्बल बनाता है। गलत है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, गलत है। क्रोध, कॉमा है, चाहे जैसा भी हो, फिर से कॉमा है, मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये जो है क्या है? सही है। विरामादि चिन्ह की दृष्टि से यही शुद्ध है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि जगत प्लस ईश जगदीश होता है, तो संधि इसमें कौन सी है? जगत प्लस ईश। देखिए क्या है ना कि जब त है और बड़ी ई है ना, ये दोनों मिलकर द का निर्माण कर रहे हैं, तो व्यंजन का निर्माण हो रहा है। तो व्यंजन का निर्माण भैया सीधे सीधे है कि व्यंजन संधि होगी, फिर ये है ना, ये याद रखना हमें। तो प्लस ई परिवर्तित होकर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियमानुसार याद रखना, किसी वर्ग के पहले वर्ण मतलब क, च, ट, त, प, क मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग, जा, डा, दा, बा या चौथे वर्ण घा, झा, ढा, धा, भा या अंतस्थ व्यंजन या र, ला, वा के किसी वर्ग से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाए, जैसे दिक् प्लस गज दिग्गज, वाक प्लस ईश वागीश, खट प्लस आनन खडानन षडानन, भगवत प्लस भजन तो भगवद भजन होता है, सुप प्लस अंत सुबंत हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या बोलते हैं? जिस मूल शब्द में विकार हो जाए
उससे जो क्रिया बनती है उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं धातु। धातु बोलते हैं। क्या होता है भाई कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु बोलते हैं। जैसे पढ़, लिख, जा, खा, ये सब धातु हैं। इनमें विकार होने या प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। भाई पढ़ में ना जोड़ दिया जाए तो पढ़ना हो जाएगा। लिख में ना जोड़ दिया जाए लिखना हो जाएगा। जा में ना जोड़ दिया जाए जाना हो जाएगा। खा में ना जोड़ दिया जाए खाना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रिया बन रही है। इसका हमें ये चीज़ याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मसृण शब्द का विलोम क्या? मसृण, इसका विलोम क्या होगा? अच्छा, मसृण का मतलब क्या होता है? मसृण का मतलब होता है मुलायम। ठीक है, तो मुलायम का विलोम क्या होगा? इसमें देखिए सुकुमार है, चिक्कड़ है, असृण है, तो सुकुमार तो हो नहीं सकता क्योंकि मुलायम पहले से ही है वो। ठीक है, चिक्कड़ मतलब होता है खुरदुरा, तो खुरदुरा का भी यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर तभी है रूक्ष। रूक्ष जिसका अर्थ होता है रूखा। और रूक्ष याद रखना कैसे लिखा जाता है, ऐसे फिर ऐसे, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए इंग्लिश का भी है 21 से 25 4 प्रश्नों का है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं भाई। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज। Education is a device for helping a man to grow to his full stature. It enables him to realize his nature both mentally and spiritually, and in that realization to become all that he has it in him to be. It is to the child what perfect gardening is to the tree, a help so to grow that it may develop its own personality. A good gardener helps each plant to put forth that essential quality of its own that differentiate it from all other plants and makes it a thing of use and beauty in the world. ठीक है, द गुड एजुकेशन परफॉर्म्स ए सिमिलर ऑफिस फॉर द ह्यूमन बींग। अगला इसमें पैराग्राफ है, टू द मैन ऑफ ट्रेंड फैकल्टीज एंड डेवलप्ड टेस्ट्स द वर्ल्ड बिकम्स लिटरली ए लार्ज प्लेस, larger and the more exciting. He is able to see in it more beauty, more variety, more scope for his sympathy and understanding than he saw before. So far as the understanding of the universe is concerned, while education diminishes certainly of what is it widens his sense of the possibilities of what may be and transforms the world from humdrum scene of workshop, factory and office to a universe of mystery and treasure house of beauty. प्रश्न देख लेते हैं, एजुकेशन enables a man, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एजुकेशन enables a man to realize his nature both mentally and spiritually, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि व्हाट एन एजुकेटेड मैन इज एबल टू सी इन द वर्ल्ड, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सब आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे इनके उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोर ब्यूटी, मोर वैरायटी, मोर स्कोप फॉर हिज सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग देन ही सॉ बिफोर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न देखते हैं भाई, द पैसेज यूनिवर्स ऑफ मिस्ट्री एंड द ट्रेजर हाउस ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब है ना, यूनिवर्स फुल ऑफ मिस्टीरियस एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द वर्क ऑफ ए गुड गार्डनर। ठीक है, अच्छे माली की क्या काम होते हैं उसके काम में मुख्य होते हैं भाई टू हेल्प ईच प्लांट, ये भी आपके पैराग्राफ में है, टू हेल्प ईच प्लांट टू पुट फोर्थ द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ इट्स ओन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रॉन्गली स्पेल्ड। इसमें बताना है कि कौन सी से शब्द का गलत मतलब स्पेलिंग है, स्पेलिंग गलत बताई गई है। तो इसमें हम एक मिनट अच्छा अभी है इसमें 25 देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द वर्ल्ड बिकम्स ए लार्जर प्लेस एंड द मोर एक्साइटिंग। इसका ये भी आपको उसी पैराग्राफ में मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर है ना, फॉर ए मैन ऑन ट्रेंड फैकल्टीज एंड डेवलप्ड टेस्ट्स। ठीक है। अगला प्रश्न है इन द सेंटेंस है ही फिनिश्ड द जॉब एट वन गो द वर्ड गो इज। तो गो शब्द का मतलब क्या है? गो क्या भाई? इसमें जो गो है ना वो नाउन है। ठीक है, याद रखना ये नाउन के तौर पे यूज किया गया है गो। ठीक है, आगे है चेंज द सेंटेंस। सेंटेंस चेंज करना है कैसे कि आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड। किसी ने एक्सप्लेन किया होगा कि मैं मांस कभी नहीं खाता, कभी नहीं खाया, ऐसा होगा। इनटू डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा इसका मतलब? देखिए क्या है ना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट। ठीक है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ठीक है, चलिए द वर्ड रेंडेजवस है, इसका मतलब क्या होता है? रेंडेजवस मतलब क्या होता है भाई? रेंडेजवस का मतलब होता है ए प्लेस अपॉइंटेड फॉर अ मीटिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है। स्पेलिंग इसकी गलत है। किसकी गलत भाई? कन्वीनियंस की गलत है क्या? सही स्पेलिंग क्या होती है फिर? CONVENIENCE। ठीक है, सही स्पेलिंग होती है इसकी। ठीक है, चलिए चेंज द सेंटेंस है लेट इट बी डन एट वंस इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव पैसिव है तो एक्टिव वॉइस में इसको कैसे लिखेंगे? देखिए एक्टिव वॉइस में इसको जब लिखना होगा तो डू इट एट वंस कर देंगे, बस डू इट एट वंस कर देंगे, सिंपल सा। ठीक है, अगला प्रश्न है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस वट एवर इज राइट। ये क्या है भाई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाट एवर कॉमा इज राइट। ठीक है, सही ये हो जाएगा। आगे देखते हैं चूज द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। जैसे दिया गया है ही गॉट डैश ही वॉज इल। ठीक है, इसमें कौन सा क्या भरा जाएगा? इसमें हो जाएगा ही गॉट ऑल्दो ही वॉज इल। ठीक है, ऑल्दो भरा जाएगा इसमें। ठीक है, आगे है वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है भाई? वाइट एलिफेंट इसका मतलब होता ना एन अनइकोनॉमिकल पोजीशन। ठीक है, एन अनइकोनॉमिकल पोजीशन होता है। ठीक है, चलिए आगे चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का सिनोनिम पूछा गया, एंटोनिम नहीं, मतलब समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? इसका समानार्थी शब्द होगा डिसगस्टिंग। ठीक है, चलिए अगला है इन द पाइपलाइन का मतलब क्या है? इन द पाइपलाइन का मतलब क्या है? तो इन द पाइपलाइन का मतलब है इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, प्रोसेस में लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर वैयक्तिक अवरोध नहीं है? ठीक है, मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजाति केंद्रिता, एथनोसेंट्रिज्म, है ना, एथनोसेंट्रिज्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। संगठनात्मक संप्रेषण में प्रजाति केंद्रिता अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं होती, जबकि अर्थात्मकता है, अनुग्रहण है, छवि प्रबंधन, सहभागिता का अभाव, ये सब क्या अंतर्वैयक्तिक अवरोध हैं।
अंतर्वैयक्तिक अवरोध दो या दो से अधिक व्यक्तियों की संचार प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है? क्या प्रश्न है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस इज फाउंड इन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेटा कम्युनिकेशन। मेटा संप्रेषण में संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, मेटा संप्रेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? इंग्लिश में देख लें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिफ्यूजिंग वर्बल अब्यूज ऑफ कोवर्कर्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हार्मफुल लैंग्वेज। हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि सामीप्य जो प्रॉक्सिमिक्स होता है किससे संबंधित है? प्रॉक्सिमिक्स या सामीप्य? प्रॉक्सिमिक्स इज रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित भाई? ये संबंधित है अशाब्दिक संप्रेषण से। क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण से संबंधित है, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से संबंधित है। ठीक है, इसकी व्याख्या अगर देख लें तो सामीप्य अशाब्दिक गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित है। प्रॉक्सिमिक्स गैर मौखिक संचार का सिद्धांत होता है जो बताता है कि लोग संचार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को कैसे देखते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मानव विज्ञानी एडवर्ड टी हॉल के द्वारा 1960 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है? क्या है? प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है। इंग्लिश में देख लें, द की एलिमेंट फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना कि एक्टिव लिसनिंग। जो सक्रिय श्रवण होता है ना, वही प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व होता है। हमने कल भी पिछले वाला जो वीडियो था उसमें भी ऐसे ही देखा था कि प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व सक्रिय श्रवण होता। भाई एक आज आपको हम कोई कुछ बताए, आपका ध्यान कहीं और रहे, तो अंत में आपको फिर से पूछना ही पड़ेगा, अच्छा फिर क्या हुआ था। ठीक है, तो सक्रिय अगर रहेंगे, ध्यान से अगर सुनेंगे तो ही उम्मीद है कि प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण हो सकता है। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजिंग ही रहेगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सक्रिय श्रवण। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्थितिकी से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्विक संप्रेषण, लैटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्विक संप्रेषण, लैटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से 29वां है। ठीक है, 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी थी, 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे थे, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? देख लेते हैं इंग्लिश में। स्मिता रिकॉर्ड 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम among those who have passed an examination. 6 students did not appear in the examination and 5 failed in it. तो कहा जा रहा है कि how many students were there in the class? तो कितने बच्चे उपस्थित थे भाई? कुल कितने छात्र, कक्षा में कुल कितने छात्र थे?
तो देखिए सीधा सा है, ऊपर से कर दें या साइड से कर देते हैं। मान लीजिए स्मिता ऊपर से नहीं, नीचे इधर से देख रहे हैं। तो अब इसको हम देखते हैं कि हमने क्या किया कि ऊपर से बोला गया है कि 16वां स्थान है, ठीक है, और नीचे से 29वां स्थान है। एक नंबर इसका भी है जिस पे ये स्मिता का जो रैंक है। तो 16 है ये प्लस 29 प्लस 16, ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या देखने में। तो 29 16 कितने हुए? 45। इनका एक नंबर ही है इसमें, तो ये हो गया 44 टोटल हो गए। अब ये भी कहा जा रहा है कि 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ भी दी थी। तो 6 छात्र परीक्षा छोड़े हैं और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 5। तो हम जोड़ देंगे 6 5 11। तो 44 और 11 को जब हम जोड़ेंगे एक साथ तो ये पूरा उत्तर आ जाएगा 55 का। तो सही उत्तर क्या हो गया? 55 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया है। ठीक है, 1 किलोमीटर चलने के उपरांत वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर फिर चलता है, पुनः वह पूर्व की तरफ मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर तक चलता है। तो पूछा जा रहा है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। ठीक है, इंग्लिश में देख लें। तो रवि स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर 1 km he turned southwards and walked 5 km. ठीक है, again he turned to east and walked 2 km. Finally he turned to the north and walked 9 km 9 किलोमीटर। तो कहा जा रहा है कि how far is he from his starting point। हम एक बना देते हैं, ये नहीं देखिए NSEW नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो रवि पूरब की ओर चलना शुरू कर दिया है भाई। गया, कितना दूर गया भाई? 1 किलोमीटर गया है। फिर वो क्या करेगा? दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा, मतलब इधर मुड़ गया। और ये कितना गया? 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर से वो पूरब की ओर मुड़ रहा है, पूरब की ओर फिर से मुड़ गया, पूरब की ओर मुड़ा तो 2 किलोमीटर फिर से चल दिया। अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ रहा है, ध्यान रखना, उत्तर की तरफ मुड़ गया। अब ये 9 किलोमीटर चलेगा। तो शुरुआत तो यहाँ से किया है और अंत यहाँ पर हुआ, तो इन दोनों को मिला दिया जाए। ये इसको यहाँ से मिला दिए, 1 किलोमीटर ये है, 2 किलोमीटर ये है, तो 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया। और 5 किलोमीटर तो यही इतना कंप्लीट हो रहा है, तो इधर कितना बच रहा है? 4। ठीक है, तो 3 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग इक्वल टू आ जाएगा इसकी दूरी। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 16 9 25, 25 का जब वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर इसका सही उत्तर आएगा। अगर पूछा जाता कि किस तरफ है स्टार्टिंग पॉइंट से, कौन सी दिशा में है, तो ये हो जाता उत्तर पूरब की ओर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये दूरी पर है, तो इसका सही उत्तर 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र है जो शरीर कान मुंह के संबंध को सही तरीके से व्यक्त करता है? शरीर कान मुंह। इंग्लिश में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स प्रॉपरली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप एमंग बॉडी ईयर माउथ। तो इसमें देखिए क्या है ना कि शरीर तो है ही है, इसी का अंग है कान और मुंह भी। ठीक है, तो इसमें से ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, ये वाला तो होगा ही नहीं सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना।
तो इसका सही उत्तर क्या सी हो जाएगा, है ना। ये पूरा शरीर है इसके, इसमें कान है एक, इसमें मुंह भी है, ठीक है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 4 पुरुष हैं ABCD और 4 महिलाएं हैं WXYZ, एक मेज के चारों तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। भाई ध्यान रखना, पहली कंडीशन है कि कोई भी पुरुष अथवा महिला साथ साथ नहीं बैठे हैं। दूसरी कंडीशन है कि W जो है B के दाहिने तरफ बैठी है ना, महिला है। तीसरी कंडीशन है Y जो है ना X के सामने है और A के बाईं तरफ बैठी हुई, लेफ्ट साइड में बैठी हुई है। चौथी कंडीशन क्या है कि C जो है Z के दाहिने तरफ बैठा है। तो पूछा जा रहा है भाई वो दो कौन है जो D के दोनों ओर बैठे होंगे। इंग्लिश में अगर देखें तो 4 men हैं ABCD and 4 women WXYZ are sitting around a table facing each other if, फर्स्ट कंडीशन है no 2 men or women are sitting together. Second condition is W is to the right of B. Third condition is Y is facing X and is to the left of A. और चौथी कंडीशन क्या है कि C is to the right of Z. Then who are the 2 persons sitting adjacent to D? देखिए सीधा सीधा सवाल है, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, एक हम बना देंगे, ठीक है। बना देते हैं एक गोला, मेज है ना, मेज तो गोले रहेगी कुछ, है ना। चौकोर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है भाई कि गोल ही होगी, चौकोर भी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मेज ही बोला गया, गोल मेज है कि चौकोर मेज है ये नहीं बोला गया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए हम इसमें बोला गया ना कि W जो है B के दाहिने तरफ बैठी है, तो दाहिना B का कौन सा दाहिना होगा, B मान लीजिए यहाँ बैठा हो, यहाँ पे B बैठा हो, तो इसका दाहिना क्या हो जाएगा, मुंह इधर ही है सबका, सबका मुंह इधर ही होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने कर दिया पहले, 5 6 7 8, 4 महिला 4 पुरुष, और सबका मुंह इधर ही है, यही है सेंटर पॉइंट सबका। B जब इधर है तो इसका दाहिना क्या हो जाएगा, दाहिने पे कौन बैठा होगा, W, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि Y जो है ना X के सामने है और A के बाईं तरफ है। Y कहाँ है, X के सामने है। Y को हमने बैठा दिया यहाँ पर, है ना। Y को हमने यहाँ बैठाया और X को हमने सामने कर दिया भाई, ठीक है। क्या कहा जा रहा, Y X के सामने है, A के बाईं तरफ है, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा ना। एक मिनट फिर से देख लेते हैं, एक हमने गोला बना दिया, 8 लोगों को बैठा भी दिए हम, अब उनको सेट करना हमें। तो देखिए B ने पहले दूसरे वाले देख लेते हैं क्योंकि B वाला थोड़ा कंफ्यूज करेगा ना। तो Y X के ठीक सामने, तो X को हमने बिल्कुल ऊपर किया और Y को इसके ठीक नीचे कर दिया। अब कहा जा रहा है कि A के बाईं तरफ है, A के बाईं तरफ कौन है, तो A के बाईं तरफ है भैया Y, तो A को हमने इसके पास कर दिया, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, नहीं तीसरी नहीं, चौथी कंडीशन क्या है, C जो है ना Z के दाहिने तरफ बैठा है। C कहाँ है, Z के दाहिने तरफ, ठीक। तो हम ये मानते हैं कि Z जो है, C जो है Z के दाहिने तरफ, हाँ ठीक है। तो Z को हमने यहाँ अगर बैठाया तो C यहाँ बैठ जाएगा। अभी भी 1 2 3 जगह खाली है इसमें, ठीक है। तो दूसरी वाली कंडीशन क्या थी कि W जो है B के दाहिने तरफ, B का दाहिना कौन सा है, तो B का दाहिना है ये, तो यहाँ W हो जाए तो यहाँ पे B को बैठा देंगे,
अब एक जगह जो बच रही और डी भी बचा हुआ है तो डी यहाँ पे आ जाएगा। इसमें हो गया ना कि चारों पुरुष, मतलब 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठे, 2 महिला भी एक साथ नहीं बैठी, है ना। ठीक है, अब हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि डी के दोनों ओर कौन बैठा है। तो डी के दोनों ओर कौन बैठेंगे, एक तो बैठा डब्लू और दूसरा बैठ गया वाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। ए इसका सही उत्तर है। डब्लू और वाई जो हैं डी के दोनों ओर बैठे हैं। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में 15789 को XTZAL और 2346 को NPSU के रूप में लिखा गया है। उसी कूट भाषा में 2, 3, 5, 4, 9 को किस प्रकार लिखा जाएगा। मतलब इन अ सर्टेन कोड 15789 इज रिटन एज XTZAL and 2346 is written as NPSU. How will 23549 be written in that code? तो कैसे लिखेंगे भाई, देखिए क्या है ना कि हमको पता है x बराबर 1 है, t बराबर 5 है, z बराबर 7 है, a बराबर 8 है, a बराबर और l बराबर 9 है। वहीं पे 2 के बराबर है n, 3 के बराबर p, 4 के बराबर s है और u है 6 के बराबर। तब देख लेते हैं, देखिए 4 एक संख्या हम 4 ले लेते हैं। तो 4 जो है ना क्या है, 4 आपका है s। तो देखिए अभी भी b और b c d में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 9 को ले लेते हैं। 9 क्या भाई, 9 आपका l है, तो 9 हमने l कर दिया, s l हो गया। फिर भी कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये b c d तीनों में है। अब इसमें एक 5 भी है, तो 5 को एक बार देख लेते हैं। 5 के बराबर है t, तो t इसमें भी है, t तीनों में है, फिर भी कन्फ्यूजन हो जाए तो क्या करेंगे। अब इसमें एक 3 भी है, तो 3 कहाँ है, 3 बराबर है p, तो 3 के बराबर p ले लेते हैं। तो अब सही उत्तर हमें मिल गया, इसका सही उत्तर c हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में हमको आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। मतलब फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर। दिया गया है ऐसे में 4, 2, 1, 21, 5, 3, 8, 98, 6, 7, 3 क्वेश्चन मार्क है। मतलब देखिए सीधा है कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो 16 4 20 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 21 आ गया यहाँ पे। अगला क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 64 और 25 कितना हो जाएगा, 64 25 64 और 25 हो जाएगा 89, है ना, और प्लस 9 98 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको भी कर देंगे, 6 का स्क्वायर 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 एंड 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। तो जब प्लस कर लेंगे 9 प्लस 6 प्लस 9, 9 18 प्लस 6 24, कैरी ले लिए, ठीक है। अभी 3 प्लस 9 है, 3 प्लस 4 है, तो 7 प्लस 2 कर देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 94 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज 50 प्रश्न ही देखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फ्रेमिंग इफेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि द वे इन विच ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन। मतलब
विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है भाई। अगला प्रश्न है किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णयन क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। मतलब द टेंडेंसी ऑफ मेंबर्स इन अ हाईली कोहेसिव ग्रुप टू लूज क्रिटिकल इवेल्युएटिव डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा समूह सोच। ठीक है, मतलब किसी उच्च संसद समूह के सदस्यों को समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति समूह सोच कहलाती, ग्रुप थिंक कहलाती है। तो ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रुप थिंक, समूह सोच। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है क्या कहलाती है। द डिसीजन मेकिंग स्टाइल दैट ओवरली कंसर्न्ड विथ कीपिंग एवरीवन हैप्पी इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते होंगे? उसको बोलते होंगे व्यवहार परक शैली। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यवहार परक शैली, बिहेवियरल स्टाइल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर व्यवहार परक शैली हो जाएगा भैया, ये ध्यान रखना हमें। ठीक है, चलिए अब इसके आगे कल देखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे। आज 50 प्रश्न अगले वीडियो में। तो इस तरीके से दो वीडियो में एक पेपर कवर करते रहेंगे। छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं। और भैया अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, पेपर अपने समय पे होगा ही। ठीक है, सीसेट की प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। आप जीएस में चाहे जितना स्कोर कर लीजिए, जब तक आप सीसेट क्वालिफाई नहीं होते हैं तब तक आपका जीएस की मेहनत जो है वो बेकार ही रहती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सीसेट पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऐसा भी मत सोचिए कि सीसेट हम 2 दिन में कर लेंगे, 2 दिन में कुछ नहीं होता है। ये भी याद रखना कि 2 घंटा पढ़ के कंपटीशन अगर चाहे कोई फाइट कर जाए तो मुमकिन नहीं है ना। तो 2 दिन में नहीं होगा, वो धीरे धीरे आदत बनाने की, अब लिखने की आदत डाल लीजिए, प्रैक्टिस करने की आदत डाल लीजिए, सीसेट बनाने की, सवाल बनाने की आदत डालिए, पैराग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डाल लीजिए। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, जितना भी समय बचा है वो अच्छे से आप यूज कर लीजिए उसे। भलाई इसी में है, बाकी आप समझदार हैं। अन्यथा हो सकता है कि अगले टर्म के लिए इंतज़ार करना पड़े। सीसेट में 1 नंबर से नहीं हुआ था, है ना। तो अगली बार मेहनत करें फिर से। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।